जय श्री कृष्ण साथियों, धर्म युद्ध में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब परिवार के लोग खुशहाल होंगे। साथियों, आज के एपिसोड में आपके समक्ष एक विश्लेषण लेके आया हूँ कि जो 2024 के जनरल इलेक्शन में संविधान बचाओ का एक नारा लग रहा था कुछ तत्वों द्वारा, तो उसका विश्लेषण आपके समक्ष रखना चाहता हूं। तो आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर लेके चलता हूं कि कौन लोग थे कि जो साथियों, ये है संविधान बचाओ झुंड, जो परिवारों का झुंड है, ये हम देख सकते हैं। और ये कौन सा संविधान बचाना चाहते हैं, हाँ, ये इस पर हम थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। ये जो तो ओरिजिनल संविधान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने में मुख्यतः मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण जो किया है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, जो समाज सुधारक थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे। ये उनके द्वारा कहा गया है। अब ये जो झुंड है उनका विश्लेषण करते हैं कि उनका क्या कहना है। अब ये झुंड में से देखते हैं, दो लोग बाहर निकल के आए, मिलकर न्याय दिलाएंगे। किसको? इसका अगर हम विश्लेषण करें, देखते हैं कि किसको दिलाना चाहते हैं। देखते हैं आगे। साथियों, झुंड में हमने दो लोगों को देखा, झुंड में से बाहर निकल के आए। दोनों परिवार से बिलोंग करते हैं, जो राजनीतिक परिवार हैं। एक गांधीवादी विचारधारा से हैं, दूसरे राम मनोहर लोहियावादी हैं। तो जो गांधीवादी विचारधारा वाले हैं, उनकी सोच कैसे हो सकती है? हम अगर देखें गांधी जी की विचारधारा, देश बढ़ सकता है, देश कट सकता है, देश लुट सकता है, इज्जत लुट सकती है, वो 1947 में हम देख चुके हैं। लोगों के क्या हालत हुए थे। अपने ही देश में लोग विदेशी हो गए, रिफ्यूजी बन गए, लोगों की इज्जत लूटी गई, संपत्तियाँ लूटी गई, इज्जत लूटी गई, काटे गए, मारे गए। वो हाल हुआ था गांधीवादी विचारधारा का। और साथियों, दूसरी और विचारधारा थी कि गांधी जी ने जब कांग्रेस ने इलेक्ट किया था, 15 में से 13 लोगों ने सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर के लिए, अध्यक्ष के लिए और प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, उसमें गांधी जी ने वीटो लगा करके जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त कर दिया और वो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो वो गांधीवादी विचारधारा में कि आप वीटो पावर यूज करके और कैसे भी करके सत्ता हत्या सकते हैं। तो ये है गांधीवादी विचारधारा। दूसरे की विचारधारा हम देख ही रहे हैं, जो लाल निशान है, जो कि खतरे का निशान होता है, लूट पाट, हत्या, मर्डर वगैरह, ऐसा है। जो लाल टोपी लगा रखी है सिर के ऊपर, वो है। अब संविधान बचाओ के बारे में देखते हैं। संविधान क्या बचाना था, क्या बचाना चाहते थे, क्या न्याय दिलाना और किसको न्याय दिलाना चाहते थे ये लोग। तो साथियों, बाबा साहब ने एक संविधान में था कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, जिसको लागू होना था कार्यपालिका द्वारा। वो कभी लागू नहीं किया गया, लेकिन एक वक्फ बोर्ड एक्ट जरूर लागू कर दिया, जो कि संविधान में, जहाँ पे किसी बात की उसकी चर्चा नहीं थी, जो कांग्रेस ने और उनके एलाइज ने मिलकर के एक वक्फ बोर्ड एक्ट लागू किया। उसमें असीमित पावर दे दी वक्फ बोर्ड को कि वो किसी की संपत्ति को लूट सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, हत्या सकते हैं, और वो कहीं पे कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह नहीं जा सकते। केवल उन्हीं के सामने आप गुहार लगा सकते हो, और वो उस वक्फ बोर्ड एक्ट में केवल वही लोग होंगे और उसका कोई निवारण होना नहीं है। तो ये था इनका तुष्टीकरण की राजनीति। और अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या है, इनके कुछ समानता हैं, विचारधारा है छोटे मियाँ बड़े मियाँ का। अगर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं साथियों, बड़े मियाँ के राजकाज में देखते हैं, एक अब्दुल कलीम 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। एक नकली स्टैम्प पेपर छपा करते थे, तो वो बड़े मियाँ के राज में होता था। बाकी कोल 2G वगैरह घोटालों की सरकार हुआ करती थी।
घोटाले तो छोटे वाले भी कम नहीं हैं, उनकी थोड़ा सा उस लेवल के नहीं थे, स्टैम्प पेपर नहीं थे, लेकिन फर्जी बस टिकट की प्रिंटिंग होती थी उनके यहाँ पर, और वो डिपार्टमेंट घाटे में चला गया फर्जी टिकट की वजह से, क्योंकि सरकारी राजस्व में तो कभी पैसे नहीं आए, नकली टिकट बाहर से छपी और बिकी और घाटे में चले गए। उसकी वजह से क्या हुआ, घाटे में गया तो लोगों के जॉब चले गए और उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो ये इनका सिमिलरिटी है दोनों की। और आगे देखते हैं क्या सिमिलरिटी है। बड़े मियाँ के राज में देखो, धीरज साहू 350 करोड़ रुपए कांग्रेस के एमपी हैं, 350 करोड़ रुपए इनके पास में से काला धन निकला ईडी के छापे में। दूसरा है एक और है नूरुल हसन, जो कि कांग्रेस के मंत्री के जो एड के नौकर हैं, उनके घर में कैश निकला। और कुछ सिमिलरिटी है नीचे दूसरा साइड में देखते हैं तो लाल टोपी वालों के यहाँ पे मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री। उन्होंने देखा कि भाई तुम कहाँ से कितना पैसा इकट्ठा करोगे, अवैध काला धन, उससे अच्छा हम तो नकली नोट ही छपवा लेंगे अपने यहाँ पर। तो ये नकली नोट ही छपवा रहे हैं अपने यहाँ पे। ये अभी हाल ही की घटना है प्रयागराज की। और कुछ और समानताएं इनकी हैं कि 2008 में एक घटना हुई थी, मालेगांव ब्लास्ट केस वगैरह, तो सामने हम देख रहे हैं। ये गृह मंत्री थे सुशील शिंदे, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भगवा आतंकवाद जो है हमने गढ़ा गया था, उनके कहने पे बोला गया था। भगवा आतंकवाद कुछ भी नहीं था, लेकिन बोलने पर ही भगवा आतंकवाद का नाम लिया गया और भगवा आतंकवाद को सामने समझ रखा गया कि भगवा आतंकवाद चल रहा है, जिसमें कर्नल पुरोहित, असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, ये लोगों को पकड़ा गया, फंसाया गया, अनेकों यात्राएं दी गई, समझौता एक्सप्रेस केस, मालेगांव ब्लास्ट केस वगैरह के झूठे केसों में। तो ये जो है हिंदुओं को परेशान करने के लिए नए नए तरीके, भगवा आतंकवाद। दूसरे का लाल टोपी वालों का देखें तो अयोध्या में केस जो अभी हुआ है, रेप केस का घटना। दूसरा है कि वो एक अकूत पावर देते थे माफियाओं को कि आप जो है कितना भी दलितों को सता सकते हो, कमज़ोरों को सता सकते हो, लैंड माफिया कर सकते हो, लोगों की संपत्तियां लूट सकते हो। तो ये जो है छोटे मियाँ का केस है। तो और भी थोड़ा सा वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि पुलिस वालों की भी क्या हालत होती थी। पुलिस कानून व्यवस्था बनाने रखने के लिए पुलिस का सहारा लिया जाता है, लेकिन पुलिस वालों की भी क्या हालत थी इनकी टोपी वालों के ज़माने में, वो उनकी जवानी आपको सुनवाता हूँ। गैंगस्टर एनएसए जैसे 65 मामले दर्ज थे। कुछ लोगों को वो समय याद होगा जब मुख्तार अंसारी एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ से अपनी मूंछों को ताव देकर खुली जीप में निकलता था। उस समय पुलिस भी मुख्तार अंसारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। तो आप सोचिए आम आदमी का क्या होता होगा। लेकिन आज हम आपको मुख्तार अंसारी की मौत पर एक ऐसे पुलिस अधिकारी का बयान सुनवाएंगे जिसने इस खूंखार डॉन को खुलेआम चुनौती दी थी। मुख्तार अंसारी को सजा दिलवाने के लिए ये पुलिस अधिकारी उस समय की मुलायम सिंह यादव सरकार से भी भिड़ गया था, लेकिन उसके बाद इस पुलिस अधिकारी को खून के आंसू रुलाए गए। मगर सीएम योगी जब सत्ता में आए तो उन्होंने इस पुलिस अधिकारी की जिंदगी ही पलट कर रख दी। जिस अधिकारी की हम बात कर रहे हैं वो शैलेंद्र कुमार सिंह है। शैलेंद्र कुमार सिंह ने 2004 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगाया था। शैलेंद्र कुमार सिंह को पता चला था कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार अंसारी ने लाइट मशीन गन खरीदी थी। उस समय की राज्य सरकार शैलेंद्र सिंह के इस कदम से नाराज हो गई और उन पर कोटा वापस लेने का दबाव बनाया गया। शैलेंद्र कुमार सिंह ने झुकने से इनकार कर दिया और यूपी पुलिस से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद शैलेंद्र कुमार सिंह का हरासमेंट शुरू हो गया। उनके खिलाफ ही कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। शैलेंद्र कुमार सिंह को उनके साथी ही जेल ले गए, लेकिन सीएम योगी ने शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए। अब आप मुख्तार अंसारी की मौत पर उन्हीं शैलेंद्र कुमार सिंह का बयान सुनिए। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का
जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहाँ कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई के तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लाइफ से इसका कोई लेना नहीं, इतना ओवर द टॉप नहीं होता कि जो जीवन में वास्तविकता है उसका दर्पण है। और लखनऊ में ही अगर हजरतगंज में कोई अपनी एसयू पे पैर फैला के बोतल विस्की के रखे है बॉनेट पे, और लड़कियों को आते जाते फपटी कसे, दुपट्टे खींचने का इंतजाम करे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कानून व्यवस्था की क्या? हजरतगंज में लखनऊ जी। और इस तरीके की गुंडागर्दी लखनऊ ने भी देखी है। और अतीत का मैं बता दूं, पुलिसकर्मी अगर जाते हैं तो पुलिसकर्मी को बंधक बना लेता है। तत्कालीन पॉलिटिकल लीडरशिप कहती तुम्हें हमारी कसम अतीक भाई छोड़ दो, तो एक आदमी की, एक कांस्टेबल की, वो बिल्कुल खाल उतार लेता है, जैसे मटन की दुकान पे बकरा टंगा रहता है उसका कारकेस, उस तरीके से लोथड़ा बना करके कांस्टेबल की लाश को फेंक दिया और कहा जाके उठा लो एक लाश, और आइंदा किसी ने अगर दुस्साहस किया, हिमाकत की यहाँ आने की, तो उसका भी वही किया जाएगा। पर ऐसा क्यों सर? ऐसा ये पॉलिटिकल पार्टीज या चीफ मिनिस्टर्स, ये तो पता नहीं, चीफ मिनिस्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट सर। चीफ मिनिस्टर कोई छोटा आदमी नहीं, सबसे बड़ा आदमी होता है स्टेट का, यानी कि वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, इट इज द बिगेस्ट पर्सन इन द स्टेट। चीफ मिनिस्टर अतीक जैसे 2 टके के गुंडे के सामने घुटने टेक कर। अतीक जब मुख्यमंत्री की मीटिंग प्रयागराज में तत्कालीन इलाहाबाद में होती है मंच पे, अतीक अपना कुत्ता डैल्मेशियन लेके जाता है, जरा आप गूगल करके देखें, अगर मुख्यमंत्री उसके कुत्ते से हाथ मिला रहा है, आप समझ सकते हैं कि संदेश और हवा किस तरफ बह रही है। तो साथियों, अभी आपने देखा कि विश्लेषण में सामने क्या है कि मिलकर न्याय दिलाएंगे, किसको दिलाएंगे? एक तो है लूटपाट, हत्या, अपहरण वगैरह को बहुत सपोर्ट करता है, और पुलिस, जहाँ पे पुलिस व्यवस्था की बात होती है कि पुलिस व्यवस्था न्याय दिलाएगी, तो उस पुलिस की भी क्या हालत थी, डीएसपी को रिजाइन करना पड़ता है क्योंकि उसने लाइट मशीन गन रिकवर की और उसके माफिया के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। दूसरा, एक माफिया है जो पुलिस वाला उनके पास में गया तो उसको ही पकड़ करके और उसकी खाल निकाल करके बाहर चौराहे पे फेंक दिया, और मुख्यमंत्री उस माफिया से बोलता है कि भाई आपको हमारी कसम है, आप इसको छोड़ दीजिए। तो ये हालत थी। किसको न्याय दिलाना चाहते हैं? कितना बड़ा तुष्टीकरण देखा, वक्फ बोर्ड वाला तुष्टीकरण हम सब देख चुके हैं, ये चीज़ है। तो ये है संविधान बचाओ। संविधान में उनका अपना अलग ही संविधान चल रहा है, बाबा साहब के संविधान पर वो कहीं विश्वास ही नहीं करते। साथियों, सबका एक रामबाण इलाज है। लाख मर्ज की एक दवा आपको बताता हूँ कि उसका केवल एक वोट, आपका एक वोट, लाख मर्ज की एक दवा, रामबाण इलाज। आप ऐसे माफियाओं का इलाज करने के लिए अपने वोट की कीमत पहचानें, सही सरकार चुनें, अपने देश का और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया और विश्वगुरु बनाने के लिए हम सब लोग एकजुट हों, ये ही आप लोगों से गुजारिश है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जो ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोज आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।